आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामी नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात भारत और पाकिस्तान के बीच गोली चली है उससे शुरुआत करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर की कहानी आपको बताएंगे। कुछ फैसले हुए हैं, उन फैसलों की अमल दरामद कब से शुरू होनी है, क्या कुछ होना है, उस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बात आपकी भी करेंगे 9:40 पर, जब आप फोन लाइन्स पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आप अपनी बात रखेंगे हुकूमत के सामने, और 10 बजे तक एक एक करके हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे। सभी नाज़रीन, जब आज ये नशरियात आपके सामने हम रख रहे हैं, टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, तो आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर देखेंगे, पढ़ेंगे और वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्रामों के बारे में अगर आप कुछ आरा रखते हैं, कुछ राय रखते हैं, कुछ बेहतरी आपको लगती है कि हो सकती है, तो वो ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा, ताकि न सिर्फ इस मॉर्निंग शो को बल्कि सभी प्रोग्रामों को एक नए अंदाज के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करें। तो ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार आपका है, ये बराबर हमारे साथ रहेगा, इसी उम्मीद के साथ करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की। और शुरुआत में आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। चंद वाकयात आसिफ रशीद लेकर आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज करते हैं फॉर्मेट के मुताबिक, और शुरुआत आज के दिन के हवाले से करेंगे। 8 नवंबर है, दिन हिंदुस्तान की तारीख में भी काफी अहम है और आप और हम सब के लिए, चूंकि साल 2016 में आज ही का दिन था जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। 2000 रुपए के नोट आज के दिन जारी किए गए थे। 8 नवंबर 2016 आज ही का दिन था, 5 साल मुकम्मल हुए हैं। 1965 में बरतानिया के अंदर आज के दिन मौत की सजा खत्म कर दी गई थी। 1956 में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इराक ने मिस्र से गैर मुल्की फौजियों के अखराज का मुतालबा आज ही के दिन किया था। 1956 में 1661 में सिखों के मजहबी रहनुमा हराय का आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। इसके अलावा साल 2008 इसलिए अहम चूंकि भारत का पहला बगैर पायलट वाला जो खलाई शटल चंद्रयान 1 था वो खला में भेजा गया था आज ही के दिन। और 1988 में जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे। 1988 में ही चीन में जबरदस्त जल्जले से 900 अफराद की मौत हुई थी। साल 2002 में आज ही का दिन था जब उर्दू के साहिब तर्ज शायर जॉन एलिया का कराची के अंदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। और आज न सिर्फ अदबी दुनिया से वाबस्ता लोग बल्कि दीगर जुबानों को या उनके साथ ताल्लुक रखने वाले, उनके करीबी, आज चाहे वो सरहद के उस पार हो या इस पार हो, जॉन एलिया को आज उनकी बरसी पर याद कर रहे हैं। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब माजी की, लेकिन जरा बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। शुरुआत खबरों की यहां से करते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी बेहतर और कभी तलखियों के शिकार हो रहे हैं। और इस बीच खबर ये है कि अब समंदर के अंदर भी हालात बेहतर नहीं है। और बड़ी खबर यह है कि माहिगीरों की किश्ती पर फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में एक भारतीय मारा गया है। और अब ये मामला डिप्लोमेटिक सतह पर उठा है। भारत की तरफ से जो माहिगीर समंदर के अंदर जाते हैं उन पर फायरिंग की गई है, और फायरिंग के नतीजे में एक भारतीय शहरी की मौत हुई है। 6 माहिगीरों की गिरफ्तारी हुई है। ये गैर सरकारी ज़राया से इस पर जो है बात सामने आ रही है, ताहम सरकारी तौर पर अभी इस पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर कहा गया है कि 6 माहिगीरों को पाकिस्तानी मैरीटाइम फौज जो है, नेवी जो है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। और ये मामला उस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तानी ज़राया ब्लाग के मुताबिक ये गोली उस वक्त चलानी पड़ी जब समंदरी हदूद के अंदर
ये किश्तियां आ रही थी और इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की अरबियन सी के अंदर। और गुजरात का ये वाकया है जहां पर फिर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के अंदर जो गोली चली है उसमें एक माहीगीर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब जरा इसके पस मंजर में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच गुज़श्ता कई हफ्तों से उतार चढ़ाव जो है वो हालात के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैरीटाइम डोमेन का जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामला जो है वो सामने आए हैं। ताहम बहुत कम गोली चलने की वारदात आ रही थी, लेकिन अब जो गोली चली है इसके बाद कशीदगी जो है वो दोनों देशों के बीच साफ नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में सख्ती लाई है गुज़श्ता दिनों, जब उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मुशीरों का जो इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है अफ़गानिस्तान को लेकर, उस इजलास के अंदर वो शिरकत नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि श्रीनगर शारजाह जो फ़्लाइट जाती थी वो एयर स्पेस इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान का, उस पर पहले हाँ थी बाद में ना कर दी गई। और ये सारे मामला उस वक्त चल रहे हैं जब दरपर्दा मुज़ाकरात की कोशिशें भी चल रही थी, इस तरीके की खबरें भी जो थी वो सामने आ रही थी। ताम बड़ी खबर ये कि पहली बार समंदरी हदूद के अंदर गोली चली और उस गोली के नतीजे में एक भारतीय शहरी के मारे जाने की इतला है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी तौर पर अगर जब इसकी तस्दीक नहीं हुई है तो पाकिस्तानी ज़राया के मुताबिक 6 माहीगीरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और मरकजी वजारत खारजा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को पाकिस्तान की नोटिस में लाया जाएगा ताकि मुस्तकबिल के अंदर इस तरीके के मामला ना हो। तो फायरिंग के इस वाक्य में जो हिंदुस्तानी नाव पर फायरिंग की गई है गुजरात में, एक माहीगीर की जान चली गई है। मजीद कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात है, चूंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे जिन्होंने गोली चलाई है और अब हुदूद की खिलाफ वर्जी की खबर है। लेकिन साथ ही ये भी भारत की तरफ से एहतिजाज दर्ज कराने की बात ये कहकर हो रही है कि फायरिंग करके पाकिस्तान ने जो कवायद व ज़वाबित थे, जो उसूल थे, वो तोड़े हैं, खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके बाद अब वो भी अपनी कार्रवाई करेगा और मजीद इसमें कोई चाराजोई होगी। बट यहाँ के बाद ज़रा अब किसानों के हवाले से भी करते हैं, चूँकि एक और बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का सामने आया है और सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मरकजी सरकार को दोबारा आड़े हाथों लिया है और यके बाद दीगर कई इल्जाम सत्यपाल मलिक की तरफ से लगाए गए हैं। हुकूमत किसानों के मामले पर गैर संजीदा है, सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन हुकूमत को किसी तरह की कोई परेशानी आज के वक्त में भी नहीं है। कहते हैं कि जब दिल्ली से हुक्म होगा तो वो कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, इसकी उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन आज के वक्त में जब किसानों के साथ बात करने की जरूरत थी, दरअसल जयपुर के अंदर जहां पर ग्लोबल जाट समिट चल रहा है उसमें उन्हें मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां मदऊ किया गया था और अपने खिताब में एक बार फिर किसानों के मामले पर उन्होंने ये कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं, किसानों की बात करता था, आज भी कर रहा हूं और जब दिल्ली से अलग कर दिया जाएगा तब किसानों के साथ धरने में भी, एहतिजाज में भी शामिल हो जाऊंगा और सड़क पे बैठने के लिए भी तैयार हूं। सत्यपाल मलिक की भी आवाज जरा सुनिएगा, उनके इस खिताब का इससे पहले कि हम सत्यपाल मलिक साहब को सुनाए, एक बड़ी दिलचस्प बात है। सत्यपाल मलिक साहब पिछले कई दिनों से जब भी अपीयरेंस दे रहे हैं तो सुर्खियों में रह रहे हैं। 2 बार अपीयरेंस अपनी दी, पब्लिक अपीयरेंस आई उनकी बस्ती गवर्नर की, तो जम्मू कश्मीर के मामले पर काफ़ी सुर्खियों में रहे और अब की बार किसानों को लेकर अब सुर्खियों के अंदर, क्योंकि जाट सम्मेलन था और कल जब उन्होंने ये पूरी बात की तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी जिक्र किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया उसके रिपल्केशंस क्या थी वो हमारे सामने, और यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को पुस्ट वॉल किया जा रहा है और उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके हालात भी जो है वो इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। शायद अरबाब इख्तिदार को इस बात का इल्म नहीं है या इल्म होने के बावजूद भी वो इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो जब ये ग्लोबल जाट समिट से तेज फाउंडेशन जयपुर के अंदर बात कर रहे थे तो उनका मानना था कि 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, लेकिन हुकूमत की खामोशी बाइसे तशवीश है। पहला मौका नहीं है जब सत्यपाल मलिक इस तरीके से लगातार हमलावर हुए हैं। सत्यपाल मलिक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, जाट लीडर माने जाते हैं और अपनी बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खी में रहे। इस बार क्या कुछ मरकजी हुकूमत को खरी खोटी सुनाई है? तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा।
देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और मैं इससे इतना, मेरे से पूछा, आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभचिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे किसने बनाया था? ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और चलिए, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर हैं और आज मेघालय के गवर्नर हैं, और इससे पहले गोवा के अंदर भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन बड़ी बात ये, पिछले साल भी जो समिट हुआ था उसमें भी इन्हें मदऊ किया गया था, क्योंकि बड़े जाट लीडर माने जाते हैं और करियर का जो सियासी सफर जो इनका शुरू हुआ था, आगाज ही यहीं से उन्होंने किया था। इसी नाम से उन्होंने भी सियासत की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलकर आगे जब मुल्क की सियासत में उनका नाम चमका तो लगातार हर साल उन्हें बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। कल भी इस प्रोग्राम में जयपुर के अंदर एक बार फिर हुकूमत पर तीखे वार करते नजर आए। चलिए जी, अब जरा बात करते हैं भारत और चीनी सरहद के हवाले से, क्योंकि भारत और चीनी सरहद पर आईटीबीपी का एक इंतहाई अहम रोल बनता है और एलएसी के करीब अब तेजी के साथ तमीराती काम को हाथ में लेने का मंसूबा पाए तकमील तक आएगा। और इस सिलसिले में आईटीबीपी ने अपनी इंजीनियरिंग विंग को भारत चीन सरहद पर तैनात करने का फैसला ले लिया है। और ये जो पहली बार इस तरीके का फैसला लिया गया हो कि एक आईटीबीपी ने अपनी इंजीनियरिंग विंग को मुकम्मल तौर पर वहां पर रखेगी, क्योंकि अब माना जा रहा है कि सरकार ने जो फेज 2 है इंडिया चाइना बॉर्डर रोड ICBR का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है, और ये दूसरा फेज जो है कई अहम इलाकों से होते हुए जाता है। इसलिए यहां पर तेजी के साथ काम करना हर एक एजेंसी की जिम्मेदारी है। और ये अब ICBR को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आईटीबीपी ने भारत चीन सरहद पर अपनी इंजीनियरिंग विंग को मुकम्मल तौर पर तैनात करने का फैसला ले लिया। ICBR 2005 में पहला मरहला सामने आया था, जिसमें वजारत दाखिला ने यह कहा था कि कई हेलीपैड्स, रूफटॉप्स और सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी, जो अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन अब दूसरे मरहले में जब फेज 2 का शुरुआत किया गया इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स के हवाले से, तो अब ये कहा गया कि आईटीबीपी जो है वो जनाब इस दूसरे फेज को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना सारा अमला जो है वो आज खुद मैदान में उतारेगी। तो आईटीबीपी की तरफ से कहा दिए अभी जो काम चलेगा फेज 2 के अंदर, उसमें 32 अहम तरीन सड़कें बनानी है। इंडो चाइना बॉर्डर रोड के तहत 18 फुट ट्रैक्स बनाने हैं, जिनको लेकर सैंक्शन ऑलरेडी मरकज की तरफ से दे दिया गया है। आईटीबीपी हिमालयाई रेंज और लद्दाख के इस रेंज में जो सरहद 3480 किलोमीटर से ज़्यादा, जो 85 किलोमीटर से जो ज़्यादा सरहद एलएसी की हमारी है चीन के साथ, उस पर पैदल चलते हुए भी मॉनिटरिंग करती है और गाड़ियों में चलकर भी मॉनिटरिंग करती है। दोनों तरफ के रास्तों को तामीर करने का काम जो है अब इन्हें दे दिया गया। न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि अरुणाचल वाली सरहद पर भी आईटीबीपी का एक मेजर रोल है, इसलिए वहां पर भी इन्हें रखा जाएगा। आईटीबीपी को सबसे पहले ये काम दिया गया था कि वो सरहदों की निगरानी करे, और अब बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 90,000
आईटीबीपी के जवान जो है वो 1962 में इस पूरे फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था। जब चीनी हमला हुआ था तो उसके बाद आईटीबीपी को बनाया गया था। तब से लेकर लगातार ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अब इंडिया चाइना बॉर्डर रोड फेज 2 का काम हाथ में लिया गया है और उस फेज 2 की निगरानी के लिए और काम को मुकम्मल तौर पर करने के लिए इंजीनियरिंग शोबा जो आईटीबीपी का है वो मुकम्मल तौर पर भारत चीन सरहद पर तैनात रहेगा ताकि सड़कों के जाल को बिछाया जा सके। अब ये सड़क, इस खबर को जरा दूसरे एंगल से भी देखिए। पिछले कई हफ्तों से लगातार हम जो सरहद पार चीन की साइड से खबर देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो हो रहा है तो वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, जंगी बुनियादों पर हो रहा है और आरजी गांवों को बसाने की बातें भी हो रही है। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट भी सामने आई है। इन सभी मामलों के बीच अब भारत सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि आईसीबीआर जो फेज 2 है उसकी शुरुआत हो गई है और चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर 2 तरह का काम होगा। दोनों तरह का काम आईटीबीपी को सौंप दिया गया है। चलिए, बात आईटीबीपी की थी, अब बात जरा सीआरपीएफ की भी करते हैं चूंकि इस वक्त एक और अहम खबर जो कि आ रही है छत्तीसगढ़ से, सुकमा में, जहां पर 4 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई है। और सुकमा से बड़ी खबर, सीआरपीएफ कैंप के अंदर एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायर ओपन कर दिया है। इस फायरिंग में गोली लगने से 4 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो चुकी है। 5 जवानों की हालत तशवीशनाक है, जख्मी यानी कुल मिलाकर 9 लोग मुतासिर हुए हैं जिनमें से 4 की जान चली गई है। 5 का नजदीकी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तकरीबन रात के 1 बजे का वाकया है। 50वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप की और बताया जा रहा है कि आपसी कुछ तकरार हुआ, बहस हुई, जिसके बाद एक सीआरपीएफ का एहलकार उठा और अपने ही साथियों पर कैंप के अंदर ही गोली चला दी 1 बजे के आसपास, जिसके बाद 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया था एक साथी ने। 5 लोग जख्मी हुए हैं और इस इलाके के अंदर, जहां पर चूंकि नक्सल मुतासरा इलाकों में से एक माना जाता है, जहां पर पुलिस ने रात देर गए इन सभी लोगों को निकाला भी, लेकिन मुश्किल सूरत हाल बताई जा रही है। जहां पर कैंप के अंदर फायर करने वाला जवान जो अभी जिंदा है, खुद तो बच गया है लेकिन शदीद जख्मी है। उन्हीं 5 जवानों में जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन 4 जवानों के अपने 4 साथियों की गोली मारकर कैंप के अंदर 50वीं बटालियन के सीआरपीएफ एहलकार ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों में बात सबसे पहले करते हैं उस खबर की कि जिन्हें एमबीबीएस घोटाला कहते हैं, यानी एमबीबीएस की सीटों की फरोख्त करने का मामला। और पिछले कई सालों से अखबारों और टीवी हेडलाइंस की जीनत ये खबर बनी है। लेकिन अब खबर ये है कि इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस 8 लोगों के खिलाफ, 8 हुर्रियत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत दाखिला के पास फाइल को सबमिट कर दिया गया है। सैंक्शन लिया जाएगा ताकि प्रोसिक्यूट किया जाए हुर्रियत लीडरों को। 8 इन नंबर जो है, और ये याद रखिएगा कि सीआईके, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, सीआईके ने इस पूरे मामले पर पहले ही लास्ट ईयर जो है एफआईआर की थी। और सीआईके ने जब एफआईआर दर्ज की थी तो इब्तिदाई तौर पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो बातचीत सामने आई थी, जो शवाहिद सामने आए थे, तकरीबन 80 के करीब केसेस सामने आए पर, जहां पर वालिदैन ने एक कसीर रकम देकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को दी, जिन्होंने उनके बेटों को, उनकी बेटियों को पाकिस्तान भेजा एमबीबीएस ट्रेनिंग के लिए। मामला साल 2014 से साल 2018 के दरमियान का है, जिसको लेकर यह पूरा मामला सामने आया है। और एमबीबीएस सीटों के घोटाले के मामले को लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी दाखिला, वजारत दाखिला के सामने फाइल चली गई। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक दाखिला वजीर ने इस पूरे मामले पर संजीदगी के साथ काम करने के लिए भी कह दिया है और ऑफिशियल ऑर्डर आइंदा 2 दिन के दौरान एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ 8 बल्कि 32 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो जराये से हमारे पास इतलात आ रही है। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हुर्रियत मुखालिफ ऑपरेशन पहले भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब की बार जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें एमबीबीएस सीटों का घोटाला है जो लगातार सुर्खियां बना कई सालों से, लेकिन अब मरकज के सामने फाइल
और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 8 ही नहीं बल्कि 7 ये हैं जिसमें हुर्रियत लीडर भी है, जिनका ताल्लुक साल्वेशन मूवमेंट से है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और तब से लेकर लगभग माह अगस्त से लेकर अभी तक उस पर पूछताछ चल रही है। क्योंकि जब पुलिस ने सीआईके ने इस हवाले से तमाम जो लवाजमात है वो पूरे किए और इस केस के जितने भी एंगल है उस लिहाज से इसकी तफ्तीश की और इसकी अभी जो है अभी कार्रवाई चल रही है, तो उसके बाद अब इसे प्रोसिक्यूशन के लिए होम डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और सरकार से होम डिपार्टमेंट से इस हवाले से जो है सैंक्शन सीख की जा रही है, तलब की जा रही है, ताकि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और उसके फौरन बाद इस हवाले से एक चार्जशीट भी पेश किया जाएगा। और सीआईके कश्मीर जहां तक हमारे जराये का ताल्लुक है, उनके पास सफिशिएंट प्रूफ्स है कि जिसमें इन 8 अफराद के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए, केसेस लगाए गए हैं, जो इन पर इल्जामात है और उसके लिए उन्हें भरपूर सबूत और शवाहिद है, जिसके रौब पे ये बता सकते हैं कि 80 के करीब जो केसेस है जो साल 2014 से साल 2018 के दरमियान सामने आए हैं, जिन्हें एमबीबीएस कोटा के तहत पाकिस्तान के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलाया गया और उसके एवज जो पैसा लिया गया। और सीआईके का दावा है कि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो पैसा फिर मिलिटेंसी एक्टिविटीज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल में किया जाता था और जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और अब कानूनी कार्रवाई के बाद ही, प्रोसिक्यूशन के बाद ही इस पर जो है चार्जशीट भी पेश किया जा सकता है। जुलाई के बाद इसमें तकरीबन 1.5 वर्ष का ये जो है अरसा हालांकि गुजरा है, लेकिन पिछले साल से अब तक जो पेशरफ्त हुई है, पुलिस की तरफ से अब केस को मजीद आगे ले जाने की मंजूरी मांगना, क्या इसका मतलब ये हिलाल समझा जाए कि अपने लेवल पे जम्मू कश्मीर पुलिस तकरीबन शवाहिद इकट्ठे करके काम मुकम्मल कर चुकी है और अब प्रोसेस मजीद आगे वजारत दाखिला की इजाजत के बाद ही बढ़ेगा? देखिए, इस तरह के किसी भी मामले में फिर ये मामला जब तक कोर्ट उससे बाज़ाब्ता तौर वेट करे और कोर्ट साबित करे और कोर्ट में पुलिस ने जो शवाहिद रखे हैं वहां पर मोहर लग जाएगी, तब तक आप इनसे गिल्टी नहीं कह सकते हैं, तब तक ये मुल्जिम ही है। और जब यहाँ उनका जुर्म जो है साबित हो जाता है तो फिर ये मुजरिम बन जाते हैं। तो इस तरह से एक कानूनी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरकर जो अगला मरहला होगा वो अदलिया का होगा, जहां पर अब ये मामला आ जाएगा और पुलिस ने अपने हिसाब से जो कुछ तहकीकात खासतौर पर सीआईके ने करनी थी वो उन्होंने कर दी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो कानूनी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस पूरे मामले के पस मंजर में देखते हैं तो हुर्रियत इकाइयों के बीच एक बड़ी तकरार की वजह ये एमबीबीएस की सीटें भी थी और इसको लेकर काफी चिमेगोइयां भी चली हैं बहुत बार। कि इस तरह की चीजें हुर्रियत फैक्शंस के अंदर देखी गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है पब्लिकली ज्यादा आया नहीं होती थी, लेकिन विद इन द हुर्रियत, विद इन द फैक्शन से चीजें देखी जा रही थी और उसके बाद जराये के हवाले से ही इस तरह की खबरें मिलती थी कि हाँ, इन्हीं चीजों को लेकर जो मतभेद था, जो इख्तिलाफात थे, वो अलग अलग लीडरान के दरमियान हुआ करते थे। लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, इसमें 9 अफराद की निशानदेही हुई है और मजीद के बारे में गिरफ्तारियां मुतवक्का है, लेकिन इसमें साल्वेशन मूवमेंट से वाबस्ता जो उनके सरबराह है उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनके रिश्तेदारों की कुछ गिरफ्तारी हुई थी और कुछ लोग जो सरहद पार रह रहे हैं उनकी निशानदेही हुई थी। तो इस वजह से अभी जो दायरा है इससे बाहर नहीं निकला है। अब बाकी फैक्शंस के अंदर क्या और लीडरान हो सकते हैं वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल जो है वो आ सकती है, लेकिन खबर हमारे पास ये भी है कि मामला 8 का नहीं बल्कि 32 का और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं कुछ बड़े लोगों की भी। तो जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात दिल्ली की भी आपको बताते चले, जहां पर कल मजलिस आमला का इजलास बीजेपी का था, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर भी सरफिरिस्त रहा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है, इसमें तकरीबन 124 मेंबरान ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म शरीक हुए, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दिफा थे और वज़ीर मालियात थी, इस मीटिंग का हिस्सा थी और दीगर मेंबरान। जम्मू कश्मीर से भी मेहमानों को बुलाया गया था जो पार्टी के इस बार नए मेंबर्स थे जिनको ईसी का मेंबर बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जो अब तक की हुसूलियाबियां हैं,
मौजूदा सूरत हाल है, तमाम चीजों पर एक एक करके पार्टी सदर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक डिस्कस किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक एक चीज बताई गई। बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 की गई। धर्मेंद्र प्रधान जो कि मरकजी वजीर हैं, उनकी तरफ से भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार की हुसूल याबियां। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात यहां पर छेड़ी गई मीटिंग के अंदर, तो उस वक्त दफा 370 की तनसीख का मामला भी एक बार फिर काफी ज्यादा जिस पर तज़किरा हुआ और चाहे वो पार्टी के कौमी सदर हों या वज़ीर-ए-आज़म हों, उन तक बात पहुंचाते हुए मुल्क के अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश हुई कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्की सतह पर सलामती सूरत हाल बेहतर हुई है। बेअमनी जो थी, लाकानूनियत जो थी, उसको दूर करके खत्म करके 370 की तनसीख के बाद बहुत हद तक बेहतरी का मौका मिला है। लेकिन सरकार ने कुछ और दावे भी जम्मू कश्मीर जो रियासत थी यूटी बनने के बाद इसमें किए हैं। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी सरकार का जो एक तारीखी फैसला था इन 7 वर्षों के दौरान, उसके बाद आम शहरियों की हलाकत की शरह कम हुई है, सरकार का बयान है। दूसरी बात यह कि मौजूदा सूरत हाल में भी जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में जो सरकार ने हाल ही में इंतखाबात करवाए या पिछले साल इंतखाबात हुए, डीडीसी इंतखाबात, बीडीसी, पंचेस और सरपंचेस के इंतखाबात का जिक्र करते हुए एक बार फिर कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर 370 की तनसीख के बाद तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पर सवाल ये उठाया है कि 370 हटने के बाद मुल्क के अंदर सलामती सूरत हाल कैसे खतरे में उससे पहले थी अगर मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, लेकिन शहरियों की हलाकत आज भी इशफाक हो रही है, जो कांग्रेस का बयान इसके बाद सामने आया है। कल जो एक सियासी करारदाद सामने रखी गई बीजेपी की तरफ से, उसका मतन कुछ इस तरीके से जो रेजोल्यूशन सामने रखा गया और इसे अडॉप्ट किया गया और मूव भी किया गया था, उसमें कहा गया कि इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 7 साल के मैंने मोदी टेन्योर के दौरान बहुत कम हुई है। और एक इस करारदाद के अंदर एक मुतवातिर तौर पर फिगर्स दिए गए और कहा गया कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो सामने रखा गया उसमें कहा गया कि 2081 लोग मारे गए जी जम्मू कश्मीर में साल 2004 से साल 2014 के दरमियान 2081 लोग। और ये जी टेन्योर था जी यूपीए 1 और यूपीए 2 का, जिसकी सरबराही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कर रहे हैं। मैं उस रेजोल्यूशन का मतन आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ जी। उसके बाद ये कहा गया कि 240 के करीब सिविलियन मारे गए जी 2014 से 2021 के दरमियान। और ये टेन्योर जनाब था वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंतहाई अहम तरीन मकाम देकर कई मामलों को हल कराया। ये जो वायलेंस ग्राफ कम हुआ है, ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है। यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद अपने कार्यकाल यानी अपने टेन्योर की रिपोर्ट कार्ड सिविलियन कैजुअलिटीज के हवाले से सामने रखी है, तो ये एक बड़ी पेशरफ जो है वो बताई गई है। दूसरी बड़ी बात, चुनाव को लेकर भी जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मिजोरम, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जिन 5 रियासतों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं आइंदा फरवरी मार्च के अंदर, तो वहां पर किस तरीके से पार्टी कामयाबी के साथ हमकिनार हो और ये जो एंटी इनकम्पेंसी बीजेपी या लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ है, उन्हें कैसे डाइल्यूट किया जाए, उस हवाले से एक मुतम्मी को तय किया गया है। और तीसरी बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर के जाविये से मुझे बड़ी अहम दिखी वो ये थी कि कल उन्होंने कहा कि जब 370 और 35 का अख्तिताम हुआ तो उसके फौरन बाद एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, जो एक बहुत बड़ा नारा था, उसकी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। निर्मला सीतारमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जेपी नड्डा ने ऑफिशियली कुछ चीज़ें सामने रखी। तो कुल मिलाकर ये कल का मजलिस आमला का इजलास जो था, इसमें एक जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस की गई, 370 के बाद के मामला को डिस्कस किया गया और कमिंग इलेक्शन जो 5-6 रियासतों के अंदर वहाँ पर क्या कुछ करना है उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की गई है। Talking about how in Jammu and Kashmir, after the abrogation of 370, Article 370, there are several developmental activities happening. The Block Development Council elections, DDC elections have all seen how people are willing to come out in spite of even today quite a lot of voices against them going and participating in democratic processes. People have come out and good results have been shown. One statistic which I would like to draw your attention is the industry promotion scheme worth of 28,400 crores
was also launched in January 2021 for J&K. 54 projects worth 56,201 crores have also been launched. The Rajneetik Prastav also refers to all these things. And terrorism-related incidents, the political resolution says, between 2004 and 14, 2,081 people died in J&K, while from 2014 to September of 2021, only 239 civilians have died, and therefore the clear indication that in spite of all the troubles, the state is moving towards less terrorism and more of developmental work. मैं मानती हूं कि इस विषय में हमारी तरफ से केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हर एक सरकार में जो है उनके पोजीशंस बार बार हम बोल रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार। इन तीनों कानून में वैसा कौन सा एक मुद्दा है जिसके ऊपर आपको आपत्ति है, ये जरूर बोलिए। बात करने के लिए हर समय हम तैयार है। ये स्पष्ट है, आज तक एक भी पॉइंट नहीं आए, फिर भी तोमर जी बात करने के लिए तैयार है। पहले अगर ऑपोजिशन इस इश्यू को उठाने के लिए कोशिश करेंगे, वो जरूर वो स्पष्ट रखें कि क्या ऐसा विषय है उसमें उनका आपत्ति, बिना ये बोले जरूर उनका। निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कल ब्रीफिंग की है बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग के फौरन बाद। साबिक तर्जमान भी रही है बीजेपी की और इस वक्त वजीर खजाना भी है। किसानों से लेकर जम्मू कश्मीर के मामले पर खुलकर कल बीजेपी की तरफ से अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि डेंगू का कहर और कोविड के कहर के बीच सरकार क्या कुछ करने जा रही है और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों की अमल दरामद कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।